नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSP TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 12। तो ये पेपर सेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है। ये बाइलिंगुअल होगा, तो अगर आप किसी भी मीडियम से हो आप ही मेरे साथ साथ पेपर सेट सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेन थ्योरी हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द थ्योरी। धन निष्कासन सिद्धांत की औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिद्धांत के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। फर्स्ट है यानी कि ए, द थ्योरी क्वेश्चन द वेरी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द इंडियन कैपिटलिस्ट। इस सिद्धांत ने भारतीय पूंजीवादियों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया। बी है, द ड्रेन Nauroji declared was the basic cause of Indian poverty and the fundamental evil by British rule in India। दादा भाई नौरोजी ने इस निष्कासन सिद्धांत को भारत की गरीबी तथा भारत के ब्रिटिश शासन के बुनियादी बुराई का मूल कारण घोषित किया। थर्ड है, इट वॉज इन May 1867 दैट दादा भाई नौरोजी पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट ब्रिटेन वॉज ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया। मई 1867 में नौरोजी ने सर्वप्रथम इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत की बहुमूल्य संपदा का निष्कासन एवं भारत को रक्त रंजित कर रहा है। डी है, द एक्नॉलेज्ड हाई प्रीस्ट ऑफ द ड्रेन थ्योरी वाज दादा भाई नौरोजी। यानी कि दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत के स्वीकृत धर्माध्यक्ष प्रधानाचार्य थे। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द थ्योरी क्वेश्चन द वेरी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडियन कैपिटलिस्ट मीन्स इस सिद्धांत ने भारतीय पूंजीवादियों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स बाय द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन ब्लैंक इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी फ्रांस के संविधान द्वारा खालिस्तान को मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यह कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 26 अगस्त 1789 में, 21 दिसंबर 1791 में, 21 जून 1789 में, 14 जुलाई 1789 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 अगस्त 1789 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, द फर्स्ट सेशन वाज ग्रीटेड इन पर्सन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया। नेक्स्ट है, द कॉन्फ्रेंस रिसोल्व टू ब्रिंग आउट ए किसान मैनिफेस्टो एंड पीरियोडिक बुलेटिन एडिटेड बाय इंदुलाल याग्निक। इस सम्मेलन में इंदुलाल याग्निक द्वारा संपादित किसान घोषणा पत्र एक सामयिक बुलेटिन जारी करने का फैसला किया। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद एंड एन.जी. रंगा वर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड द जनरल सेक्रेटरी रेस्पेक्टिवली। मीन्स इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद और एन.जी. रंगा को क्रम से अध्यक्ष एवं महासचिव पद पर चयनित किया गया। नेक्स्ट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ इन अप्रैल 1936 विच लेटर चेंज इट्स नेम टू ऑल इंडिया किसान सभा। इसकी स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 में की गई, जिसका बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब द फर्स्ट सेशन वाज ग्रीटेड इन पर्सन बाय महात्मा गांधी। यानी कि ये वाला गलत है। महात्मा गांधी ने प्रथम अधिवेशन सत्र में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया। ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। सो नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला है जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे.बी. कृपलानी थे जो 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू
ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट है, ऑन 11th of May 1857 3 Indian regiments shot their officer, broke up the prisons and released their components। यानी 11 मई 1857 को 3 भारतीय रेजिमेंट ने अपने अधिकारियों को गोली मारी और कारागारों को तोड़ा एवं अपने बंदी साथियों को रिहा कर दिया। बी है, ऑन 10th of May 1857 the spoils of merit who refused to use the cartridge were sentenced to 10 year imprisonment। 10 मई 1857 को मेरठ के जिन सिपाहियों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था उन्हें 10 वर्ष की कारावास की सजा हुई। नेक्स्ट है, ऑन 12th of May 1857 दे मार्च ऑफ टू दिल्ली, यानी 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। ऑन 29th of May 1857 मंगल पांडे फायर ऑन हिज ऑफिसर एट बैरकपुर, यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने उच्च अधिकारियों पर गोली चलाई। सो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने हाई ऑफिसर पर गोली चला दी। नेक्स्ट है, स्टीम इंजन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टीम इंजन। भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाप के इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्री मॉडर्न डिजाइन ऑफ स्टीम इंजन वाज प्रिपेयर्ड बाय थॉमसन पापाइन। भाप इंजन के पूर्व आधुनिक डिजाइन को थॉमस पापिन द्वारा तैयार किया गया। ही एंटर्ड इनटू ए लॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रियलिस्ट मैथ्यू बोल्टन। उन्होंने उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन के साथ एक दीर्घकालीन एवं मुनाफे की भागीदारी सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया। बाय 1609 जेम्स वोट हैड ए पेटेंट फॉर द इम्प्रूव्ड डिजाइन, यानी 1769 तक जेम्स वाट ने अपने उन्नत डिजाइन का पेटेंट हासिल किया। द डिजाइन ऑफ स्टीम इंजन वाज प्रिपेयर्ड बाय थॉमसन न्यूकोमेन, यानी कि स्टीम इंजन की डिजाइन थी जो थॉमसन न्यूकोमेन के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाप के इंजन के पूर्व आधुनिक डिजाइन को थॉमस पोपिन द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, इन 1804 ब्लैंक pioneered the first steam powered locomotive on an industrial rail line in southern Wales। 1804 में खालिस्तान ने भाप से संचालित प्रथम रेलगाड़ी का दक्षिण वेल्स में एक औद्योगिक रेल लाइन पर चलाने की पहल की। पहला था एडमंड कार्टराइट, दूसरा है जेम्स वोट, तीसरा है रिचर्ड ट्रेविथिक और फोर्थ है जॉर्ज स्टीफेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिचर्ड ट्रेविथिक ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। 1905 के बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला है, द डे पार्टीशन टुक इफेक्ट 16 अक्टूबर 1905 वाज डिक्लेयर्ड ए डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल। जिस दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन संपन्न हुआ उसे पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाने की घोषणा हुई। द डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन 19th जुलाई 1905। बंगाल विभाजन करने के फैसले की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। नेक्स्ट है, ऑन सितंबर 1 द गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन वाज टू बी इफेक्टेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। 1 सितंबर को सरकार ने यह घोषणा की कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कार्यान्वित किया जाएगा। तो अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऊपर वाले दोनों थे वो सही है। मीन्स ये दोनों के दोनों सही हैं, देख लो आप। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी बिगेन फास्ट अनटू डेथ ऑन वाट 20th of September 1932 बिकॉज ऑफ
महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से अनवरत भूख हड़ताल की शुरुआत की। फर्स्ट है द पूना पैक्ट, पूना संधि के एवज में। सेकंड है फेलियर ऑफ सेकंड राउंड टेबल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के कारण। थर्ड है रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनर्शुरुआत को लेकर। द कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्होंने द कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। अब नेक्स्ट है अर्ली 1920s वाज ए क्रूशियल डिसाइड फॉर द रेज ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इन colonial इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर फॉल्स। 1920 में दशक की शुरुआती समय औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठनों के उत्थान हेतु एक महत्वपूर्ण दशक था। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है वेरियस कैपिटलिस्ट लाइक जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास टू एस्टेब्लिश नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट टू बी एबल टू इफेक्टिव लॉबी विद द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे कई पूंजीपतियों ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के साथ प्रभावी रूप से वार्ता करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य औद्योगिक हितों की सुरक्षा करने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की स्थापना की। नेक्स्ट है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है दिस एफर्ट columned in formation of the Federation of India Chambers Commerce and Industry in 1927 with a large and rapidly increased representation for all part of India। इन प्रयासों की परिणति 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ के गठन के रूप में हुई, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व शामिल था। नेक्स्ट है द फिक्की यानी The FICCI was soon recognized by the British government as well as the Indian public in general, representing the dominant opinion as well as the overall concession with the Indian capitalist class। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर परिसंघ यानी फिक्की को शीघ्र ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय जन समुदाय ने सामान्य तौर पर मान्यता प्रदान की, जो कि उस समय की प्रमुख राय के साथ साथ भारतीय पूंजीपति वर्ग के भीतर की समग्र सहमति का प्रतिनिधित्व करता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। द न्यू डील पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए बाय ब्लैंक फॉर वेरियस रिफॉर्म आफ्टर इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। अमेरिका में नई डील नीति न्यू डील कार्य योजना की शुरुआत 1929 की आर्थिक मंदी के पश्चात लागू की विभिन्न सुधारों के संदर्भ में। फर्स्ट है हर्बर्ट हूवर, कैल्विन कुलिज, हैरी एस ट्रूमैन और डी है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रैंक डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है Which of the following is false about the Indian National Congress Lahore session held in December 1929? The session adopted the non-violence method of non-cooperation and civil disobedience for the goal of dominant state। इस सत्र ने भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गैर हिंसात्मक तरीकों अपनाया। नेक्स्ट है द सेशन पास द रेजुलेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। इस सत्र ने पूर्ण स्वराज की मांग हेतु प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इन दिए हुए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है व्हेन डिड लॉर्ड कैनिंग प्रोक्लेम पीस एंड फाइनल सरप्रेस द 1857 रिवोल्ट। लॉर्ड कैनिंग ने कब 1857 के विद्रोह का दमन कर भारत में शांति बहाल करने की सब घोषणा की? 1 जुलाई 1858, 5 जुलाई 1858, 30 जुलाई 1858, 23 जून 1858। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 5 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह का दमन कर और शांति बहाल करने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है बंदी जीवन विच सर्व्ड एज टेक्स्ट बुक टू द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज रिटन बाय। बंदी जीवन गाथा जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्य पुस्तक की तरह कार्य किया, किसने लिखा? फर्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सेकंड जोगेश चटर्जी, सेकंड है सचिंद्र नाथ सन्याल और डी है राजेंद्र लाहिड़ी। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सचिंद्र सान्याल ने लिखी थी। नेक्स्ट है विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड्स टू फ्रेंच रेवोल्यूशन एट 1789। 1789 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? फर्स्ट है 15 जुलाई 1789 डिसमिसल ऑफ नेकर, यानी 15 जुलाई 1789 को नेकर का निष्कासन। 1 मई 1789 स्टेट जनरल असेंबलीज, 1 मई 1789 को जनरल असेंबली स्टेट की स्थापना। नेक्स्ट है 15 जून 1789 अडोप्टेशन ऑफ टाइटल ऑफ नेशनल असेंबली बाय द थर्ड स्टेट। 15 जून 1789 को तीसरे स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की पदवी अपनाना। और नेक्स्ट है नवंबर 1789 नेशनलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चर्च। नवंबर 1789 को चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। इसके अंदर डिसमिसल ऑफ नेकर यानी कि नेकर का निष्कासन 11 जुलाई 1789 को हुआ था। उसके बाद में जनरल स्टेट असेंबली की स्थापना, यानी कि ये वाला ये 5 मई को हुआ था। 5 मई को हुआ था ये वाला 5 मई को, 5 मई। इसके बाद में आ जाता है ये वाला एडेप्टेशन ऑफ टाइटल ऑफ नेशनल असेंबली, यानी तीसरे स्टेट के ने जो नेशनल असेंबली की पदवी धारण की वो 27 जून 1789 में, ये 27 जून को, 15 जून को नहीं है, ये 27 जून को है। तो इस हिसाब से ये 14 जुलाई, ये 5 मई और ये 27 जून देख लो आप। अब नेक्स्ट है वाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? नेक्स्ट है ओकरेंस ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति का घटित होना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, सारे विकल्प सही है। नेक्स्ट है ब्रिटेन हैड ए ऑलरेडी सप्लाई ऑफ कैपिटल ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंडस्ट्रियल मशीन एंड द फैक्ट्रीज। ब्रिटेन के पास नए औद्योगिक मशीनों और कारखानों की स्थापना हेतु प्रचुर मात्रा में पूंजी अनावरण आपूर्ति। नेक्स्ट है ब्रिटेन हैड ए रिच सप्लाई ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल सोर्सेज सच एज कोल एंड आयरन आर। ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे जैसे एक्स की महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है द फंडामेंटल फिस्कल प्रॉब्लम इन फ्रेंच वाज स्ट्रक्चरल विच स्टेटमेंट अबाउट इट इज इनकरेक्ट। फ्रांस की बुनियादी विनीय समस्या संरचनात्मकता थी, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नाइदर द क्लेगरी who owned about 10% of the land nor the nobility who owned between 25 to 30% of the land paid any tax। न तो पुरोहित वर्ग जिसके पास भूमि का 10% का हिस्सा का स्वामित्व था और न ही अभिजात वर्ग जिसके पास 25 से लेकर 30% भाग का स्वामित्व था, वो कर देते थे। नेक्स्ट है इन मेरी एरियाज टैक्स फार्मर्स कलेक्टेड द टैक्स एंड फॉरवर्डेड ओनली पार्ट ऑफ द मनी टू द गवर्नमेंट। फ्रांस के कई क्षेत्र में कर कर्षकों को कर एकत्र कर तथा उसका केवल छोटा सा हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराते थे। नेक्स्ट है लुईस 16 फर्स्ट अपॉइंटेड नेकर देन टर्गत एज द फाइनेंस मिनिस्टर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फ्रेंच। यानी लुई 16वें ने सर्वप्रथम नेकर को एवं तत्पश्चात टर्गत को फ्रांस की वित्तीय अवस्था सुधारने हेतु वित्त मंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट है वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन 1742 1748 एंड द 7th ईयर वॉर
1756 to 63 helped to bankrupt द स्टेट। ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार को युद्ध 1740 से 48 तक एक सप्तवर्षीय युद्ध में देश को कंगाल बनाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुईस 16 फर्स्ट अपॉइंटेड कर उसके बाद में टर्गट को अपॉइंट किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। लार्ज पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल वाज engulfed by agrarian unrest during the 1870s and early 80s. Which of the following is not true with regards the unrest? पूर्वी बंगाल का एक बड़ा हिस्सा 1870 के दशक में एवं 1880 की शुरुआत के दौरान कृषि अशांति की चपेट में आया। इस अशांति के दौर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें 1873 एन एग्रेरियन लीग और combination was formed in यूसुफ शाही परगना in पबना डिस्ट्रिक्ट to accept the demands of जमींदार्स। मई 1873 में पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना को एक कृषि लीग का गठन जिम्मेदारों की मांग की पूर्ति हेतु गठन किया गया। नेक्स्ट है द अनरेस्ट वाज caused by the efforts of the जमींदार्स to इन्फ्लेट रेंट बियॉन्ड लीगल लिमिट्स। यह अशांति जमींदारों द्वारा कृषि की जोत भूमि पर लागू किए गए वैध सीमा से ज़्यादा बाहर वर्दी के प्रयास के कारण उत्पन्न हुआ। द अनरेस्ट वाज कोज्ड बाय द एफर्ट ऑफ द जमींदार्स टू प्रिवेंट द टेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट अंडर एक्ट 10th ऑफ 1859। यह अशांति जमींदारों की 1859 के अधिनियम के तहत जोत किसानों को मिलने वाली अधिभाग अधिकारियों को अधिग्रहित हासिल करने से जोत किसानों को रोकने के प्रयास के कारण उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है द जमींदार्स ट्राइड टू अचीव थ्रू इलीगल coercive methods such as forced eviction and seizure of crops and cattle, as well as the dragging the tenants into costly लिटिगेशन इन द कोर्ट। जमींदारों ने अपने मकसद को हासिल करने हेतु भूमि से जबरन निष्कासन करने एवं किसानों की फसलों एवं मवेशियों को जब्त करने के अवैध तरीकों के अलावा जोत किसानों को खर्चीले अदालती मुकाबलों में मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका सही राइट आंसर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है नेक्स्ट है which East India Company officially remarked about contribution of Indian ruler that these rulers and chiefs acted as the breakwater of the storm which would have otherwise swept us in one great wave। किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने भारतीय शासकों के योगदान से संबंध में यह टिप्पणी की थी कि ऐसे शासक एवं शासन प्रमुखों ने तूफान के ब्रेकवाटर यानी बांध के रूप में कार्य किया जो अन्यथा हमें एक बड़ी विशाल लहर में बहा ले गया होता। फर्स्ट है लॉर्ड डिजरेली, नेक्स्ट है हेनरी जॉन टेम्पल, नेक्स्ट है जॉन रसल और डी है लॉर्ड कैनिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कैनिन ने। सो नेक्स्ट है हु आर्ग्यूड दैट द जनरल्स विल शुड गवर्न सोसाइटी। इनमें से किसने यह दलील की सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए? रूसो, जॉन लॉक, वाल्टेर और मोंटेस्क्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूसो ने, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी थी और इसी के अंदर इसने जनरल विल, ये वाला जनरल विल नाम के सिद्धांत यानी कि जनरल विल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सिद्धांत दिया था जनरल विल का, सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। In the 1937 annual session of Muslim League held in Lucknow, Jinnah declared that there were 3 entities in India। 1937 के लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में जिन्ना ने यह घोषणा की कि भारत में 3 अलग अलग सत्ताएं या संस्थाएं यानी द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द अदर रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, द हिंदू, द ब्रिटिश, द रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू ब्रिटिश एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड डॉक्टर अम्बेडकर फॉलोअर्स, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी। लास्ट है द कांग्रेस, द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम लीग्स,
कांग्रेस, ब्रिटिश एवं मुस्लिम लीग्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच वन इज नॉट वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। सो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, इनमें से कौन सा 6 प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, UNICEF, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, द ट्रस्टशिप काउंसिल, न्याय परिषद, द सेक्रेटरिएट, द जनरल असेंबली। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी UN के हिस्से हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वाज नॉट अडोप्टेड टू इम्प्रूव द इटालियन इकोनॉमी बाय द मुसोलिनी, यानी मुसोलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु इनमें से कौन सा उपाय नहीं अपनाया? ही सेट अप काउंसिल फॉर कॉरपोरेशन फॉर ईच इंडस्ट्री with representative of workers, employees and nominees of the fascist party to improve production। उन्होंने उत्पादन में सुधार करने हेतु प्रत्येक उद्योग हेतु परिषदों या निगमों की स्थापना की, जिसमें फासिस्ट पार्टी के कामगार, मजदूर, नियोक्ता एवं मनोनीत वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। ही फिक्स्ड 14 आवर ए डे एज ए वर्किंग टाइम इन फैक्ट्रीज। उसने कारखानों में 14 घंटे प्रतिदिन का कार्य समय निर्धारित किया। द गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेज ऑन रिच। सरकार ने संपन्न अभिजात वर्ग पर भारी कर लागू किया। ही कंपेल्ड द फैक्ट्री ओनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द लाइफ इंश्योरेंस फॉर देयर एम्प्लॉयज। उसने कारखाना मालिकों को अपने कर्मचारियों के जीवन बीमा में योगदान हेतु विवश किया। सो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये गलत और बाकी के सारे सही है। नेक्स्ट है, हु गेव द फेमस मोटो द सोशलिस्ट मूवमेंट मीन्स एवरीथिंग, द एंड मीन्स नथिंग, विच रेकर्स फ्रिक्वेंटली इन लिबरल सोशलिज्म। किसने इस प्रसिद्ध उद्देश्य को प्रतिपादित किया? समाजवादी क्रांति का अर्थ सब कुछ समग्र है एवं समाप्ति का कोई अर्थ नहीं है, जिसका जिक्र अक्सर उदारवादी समाजवाद में होता है। फर्स्ट है एडवर्ड बर्नस्टीन, कार्ल मार्क्स, बेनेडिक्टो क्रोसे और रोजेली। तो इसका सही आंसर होगा, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? एडवर्ड बर्नस्टीन ने, ए ने। द क्योटिक इंसरेटनरी इवेंट ऑफ 1848 begged for the coherent interpretation which Marx and Engels intend to supply, which is or are correct about their pro-action theory। यानी 1848 की अराजक विद्रोही घटनाएं सुसंगत व्याख्या की मांग करते हैं, जिसको मार्क्स एवं एंजल प्रस्तुत करने के इच्छुक थे। इस उत्तेजक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बट अल्टीमेटली द रेवोल्यूशन वॉज बोर्न टू सक्सीड इन ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड एस्टेब्लिशिंग ए क्लासिक सोसाइटी। परंतु अंततः यह आंदोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में सफल होने के लिए कटिबद्ध है। नेक्स्ट है, द प्रोलेटरिएट वाज नाउ राइजिंग टू ओवरथ्रो द करंटली प्रिवेलिंग डोमिनेंस ऑफ द बुर्गेइस। सर्वहारा वर्ग वर्तमान में कायम पूंजीपति सत्ता के प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार है। द स्टेट इनवेरिएबली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास वुड डाउटलेस अटेम्प्ट टू सप्रेस द इम्यून अपराइजिंग ऑफ वर्कर्स। सरकार निसंदेह रूप से मजदूर वर्ग की ही इस जोरदार बनावट का दमन करने का भरपूर प्रयास करेगी, जो कि निरपवाद रूप से इस शासक वर्ग का एक हथियार है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, दिए गए सारे विकल्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिए गए सारे विकल्प। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इट्स इनिशियल फेज। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जर्मनी इन्वेजन्स और बेल्जियम एंडेड द न्यूट्रलिटी ऑफ फ्रेंच। जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण ने फ्रांस की तटस्थताकांत कर दिया। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश पोजीशन वाज अनक्लियर्ड एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ गोइंग टू वॉर।
ब्रिटेन का इस संबंध में रुख अस्पष्ट था क्योंकि सरकार युद्ध की शुरुआत करने के मुद्दे पर विभाजित मत रखती थी। बेल्जियम वाज ए न्यूट्रल कंट्री। बेल्जियम एक तटस्थ राष्ट्र था। इटली रिमेन्ड न्यूट्रल ऑन द ग्राउंड दैट जर्मनी वाज नॉट फाइटिंग ए डिफेंसिव वार। इटली इस शर्त पर तटस्थ नीति पर कायम रहा था कि जर्मनी एक रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ रहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये असत्य है, गलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।